ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि शब्द क्या होती है। तो ठीक है। तो शब्द रचना या रूपाणी इस चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले शब्द की परिभाषा क्या है? कि वर्णों का सार्थक समूह है। ये क्या कहलाता है? शब्द। तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ठीक है। अब सार्थक का मतलब क्या हुआ? जैसे यदि हम जैसे तीन शब्द ले लें और पवन बनाए, तो पवन क्या है? यह एक सार्थक शब्द है, सार्थक समूह है। इसमें तीन वर्ण हैं और तीनों वर्णों का सार्थक समूह, इसका अर्थ निकलता है। ठीक है। और इसी को मान लीजिए करें नव, अभी भी उन्हीं तीनों वर्णों का यूज हो रहा है, लेकिन ये सार्थक समूह नहीं बन पा रहा है। ठीक है। ये कैसा हो जा रहा है? निरर्थक समूह, कोई अर्थ नहीं दे पा रहा है। तो यह शब्द नहीं होगा। कहने का अर्थ है कि वर्णों का समूह बनाना है, लेकिन इस पे भी ध्यान रखना है कि सार्थक हो पा रहा है कि नहीं, तभी उसे शब्द कहेंगे। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक। अब आते हैं शब्दों के वर्गीकरण पे। शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है। इसमें कई आधार बन सकते हैं। इसके पांच आधार बेसिकली हैं। ठीक है। इसमें क्या क्या है? व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। फिर है रूप या प्रयोग के आधार पर। फिर है स्रोत या इतिहास के आधार पर। ठीक है। चार ये में से। फिर है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर।
ठीक है। तो व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर होता है। 3 प्रकार का। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें वर्णों को मिलाया जाएगा, तो यानी कि यह हो जाएगा वर्णों का सार्थक। अच्छा ठीक है, अभी इसको पढ़ने देते हैं, अभी डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है। तो व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर 3 हो जाएंगे। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है। रूप या प्रयोग के आधार पर क्या हो जाएंगे? विकारी और अविकारी। ठीक है। विकारी का मतलब है जिनमें परिवर्तन होता है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें आएगा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है। अविकारी में क्या आएंगे? जितने अव्यय होते हैं, अव्यय। ठीक है। अब इन अव्यय में क्या क्या आ सकता है? क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। नंबरिंग कर देते हैं, 1 2। ठीक है। तीसरा हो सकता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा हो सकता है विस्मयादि। विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीन शॉट ले लिया कीजिए और आराम से लिखिएगा, क्योंकि उस तरह से क्लास थोड़ा तेज रहेगी। बाद में आप लोग लिख सकते हैं देख के। ठीक है। तीसरा आधार क्या था? स्रोत या इतिहास के आधार पर। आधार पर। ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा? एक आएगा तत्सम। तत्सम का अर्थ बता दिया था कि तत् प्लस सम, यानी कि उसके समान। उसका मतलब संस्कृत, संस्कृत के समान। तो क्या क्या आ जाएगा? उदाहरण में इसका हो सकता अक्ष, हो सकता है अग्नि, हो सकती है वायु, हो सकता है। ये सब तत्सम हो गए। तत्सम के बाद आता है तद्भव। तद्भव का मतलब उससे उत्पन्न, यानी कि संस्कृत से उत्पन्न। ठीक है। मतलब इसका संधिविच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? तत् प्लस सम। इसका करेंगे तो तत् प्लस भव। तो इसमें क्या क्या आ सकता है? कपूर हो गया, अक्ष का आंख हो गया, वायु की हवा हो गई, अग्नि की आग हो गई। ये सब कैसे आएंगे? तद्भव। इसके बाद से आएगा देशज। देशज का संधिविच्छेद करेंगे तो आएगा देश प्लस ज, यानी कि देश में जन्मा। ठीक है। देश में जन्मा, या ये यूं कहें, लोक प्रचलित भाषा भी इसे बोलते हैं। ठीक है। जैसे क्या हो गया? थैला, गड़बड़। राजस्थान और के साइड जाएंगे तो एक शब्द आता है पगड़ी। ये सब देशज है। फिर एक आता है विदेशज। विदेशज। इसका संधिविच्छेद करेंगे तो आएगा विदेश प्लस ज, यानी कि विदेश में जन्मा। ठीक है। अब इसके दो टाइप बन सकते हैं। एक हो सकता है मुस्लिम देशों के शब्द। ठीक है। जिसमें क्या कहा सकता है? अरबी आएगा, फारसी आ सकता है, तुर्की हो सकता है, तुर्की हो सकता है, पश्तो हो सकता है, पश्तो।
अरबी में आ जाएगा अदालत। दुनिया। फारसी में आएगा ताजा। शादी। ऐसे बहुत सारे आते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हो सकता है उसे बताया जा रहा है। तुर्की में आएगा बहादुर। ताश। पश्तो में आ सकता है गुंडा। खर्राटा। ठीक है। ये मुस्लिम देशों का शब्द हो गया। पहला बना सकते हैं इसको। दूसरा इसका हो सकता है इसी का विदेशज का ही दूसरा पार्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ। यह हो सकता है अंग्रेजी एवं अन्य देशों के शब्द। देशों के शब्द। इसमें क्या क्या हो सकता है? पुर्तगाली हो सकता है। अंग्रेजी हो सकता है। फ्रेंच हो सकता है। डच। रूसी। चीनी। जापानी। ठीक है। पुर्तगाली में अलमारी। पपीता। अंग्रेजी के तो बहुत सारे शब्द हैं। लॉयर। डॉक्टर। अपील। कोर्ट। ठीक है। अपील लिख सकते हैं। कोर्ट लिख सकते हैं। कारतूस। डच में हो सकता है तुरूप। रूसी में हो सकता है रूबल। चीनी में हो सकता है चाय। चीनी। चाय हो सकता है। लीची हो सकता है। जापानी में रिक्शा हो सकता है। ठीक है। तो स्रोत या इतिहास के आधार पर टोटल हो रहे हैं क, ख, ग, घ। ठीक है। तत्सम। तद्भव। देशज। विदेशज। तत्सम यानी कि संस्कृत के समान। तत् प्लस सम। इसमें अच्छ हो सकता है, अग्नि, वायु हो सकता है। तद्भव। तत् प्लस भव यानी कि संस्कृत से उत्पन्न। तो कपूर, आग, हवा, आग, ये सब हो सकता है। देशज यानी कि देश में जन्मा। तो ये सब हो सकता है। विदेशज, इसके दो प्रकार हो सकते हैं। विदेश में जन्मा, क्योंकि यहाँ पे मुसलमानों ने भी शासन किया है, मुस्लिम देशों के शासकों ने भी शासन किया है, और साथ ही साथ अंग्रेजों ने भी शासन किया है, यानी कि यूरोपियन कंट्री के लोगों ने भी शासन किया है। तो कई सारे भाषाओं का मेल यहाँ पे हुआ है, तो इसलिए इसके दो पार्ट बनाए जा सकते हैं। एक हो सकते हैं मुस्लिम देशों के शब्द, एक हो सकता है अंग्रेजी एवं अन्य देशों के शब्द। ठीक है। मतलब इसमें ज्यादातर यूरोपियन कंट्री ही है। तो मुस्लिम देशों के शब्द में ये सब आ जाएंगे, अरबी, फारसी, तुर्की, पश्तो। अंग्रेजी और अन्य देशों के शब्द में पुर्तगाली, अंग्रेजी, फ्रेंच, डच, रूसी, चीनी, जापानी,
ये सब आ जाएंगे। स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब चौथा है अर्थ के आधार पर। ठीक है। अर्थ के आधार पर होता है एक अर्थी, अनेक अर्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी, और समश्रुति या भिन्नार्थक। ठीक है। एकार्थी को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक प्लस अर्थ प्लस ई। इसी तरह अनेकार्थी क्या लिख सकते हैं, अनेक प्लस अर्थ प्लस ई। समानार्थी क्या लिख सकते हैं, समान प्लस अर्थ प्लस ई। उसी तरह विपरीतार्थी को भी लिख सकते हैं, विपरीत विपरीत धन अर्थ धन ई। ठीक है। एकार्थी का मतलब क्या होगा, उसका एक ही अर्थ निकलेगा। ठीक है।
एकार्थी यानी कि एक ही अर्थ निकलेगा, जैसे कोई भी, जैसे गंगा हो गई, इसका एक ही अर्थ है, गंगा जल के रूप में इसका अर्थ है। गंगा हो सकता है, मुंबई हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, ये सब एक अर्थ है। एक ही अर्थ इसका निकलेगा। अनेकार्थी का मतलब है इसके अनेक अर्थ निकलेंगे, जैसे हार, एक हार पहनने वाला हो सकता है, एक जीत और हार में प्रयोग प्रयोग होने वाला हार हो सकता है। ठीक है। कर, कर का अर्थ टैक्स हो सकता है, साथ ही साथ कर का अर्थ हाथ भी होता है। कहने का मतलब यह है कि शब्द एक ही दिख रहा है लेकिन अर्थ इसके कई निकल रहे हैं। ठीक है। समानार्थी यानी कि कई सारे शब्द होंगे और उन सारे शब्दों का अर्थ एक ही समान होगा, तो इसको हम पर्यायवाची भी बोलते हैं, पर्यायवाची, पर्यायवाची। ठीक है। अब पर्यायवाची में, ठीक है, पर्यायवाची में आप लोग जानते हैं कि सूर्य का क्या हो सकता है, चंद्रमा का क्या हो सकता है, आकाश का क्या हो सकता है। ठीक है। विपरीतार्थी का मतलब हुआ विलोम। विलोम में भी क्या हो गया, दिन, दिन रात हो गया, धूप छांव हो गया, पुरुष स्त्री हो गया, ये सब विलोम शब्द हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। समश्रुत का मतलब होता है कि एक ही समान सुनाई देगा लेकिन अर्थ कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। जैसे अवधि तथा अवधि। ठीक है। इसका मतलब समय है, अवधि का मतलब है भाषा। दोनों एक जैसे सुनाई देंगे यदि हम बोलेंगे तो। ठीक है, लेकिन इसके अर्थ क्या हो रहे हैं, अलग अलग निकल रहे हैं। ठीक है। फिर हो सकता है अकथ तथा अथक। ठीक है। अकथ का मतलब जो कहा ना जा सके, अथक मतलब जो थके नहीं। तो समश्रुत का मतलब होता है कि समान सुनाई देंगे लेकिन उनके अर्थ कैसे होंगे, भिन्न होंगे। ठीक है, तो स्क्रीन शॉट इसका एक बार आप लोग ले लीजिए।
ठीक है। फिर एक शब्द होते हैं संकर शब्द। संकर शब्द। ठीक है। उदाहरण के रूप में, संकर का मतलब है कि कई सारे भाषाओं से मिलकर बनेंगे। ठीक है। जैसे छाया संस्कृत का शब्द है, और दार यह कैसा है, फारसी है। इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, छाया दार। ठीक है। उसी तरह से रेल कैसा शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है। और गाड़ी क्या है, हिंदी का शब्द है। इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, रेलगाड़ी। ठीक है। तो संकर शब्द जो होते हैं ये भी इसी में आते हैं, स्रोत या इतिहास के आधार पे। स्रोत या इतिहास के आधार पर। जो तीसरा वर्गीकरण था, वर्गीकरण का तीसरा आधार था कि स्रोत या इतिहास के आधार पर, उसी के अंतर्गत चार लिखवाया था। ये पांचवा हो सकता है। कहीं कहीं दिया रहता है, कहीं कहीं अलग से दिया रहता है। तो उसमें चार मैंने लिखवाया था, तत्सम तद्भव विदेशज विदेशज। तो उसके बाद से पांचवा हम चाहें तो उसमें कर सकते हैं, स्रोत या इतिहास के आधार पे। उसमें पांचवा हो सकता है संकर शब्द। संकर शब्द का मतलब हुआ कि ऐसा शब्द जो कई भाषाओं से मिलकर बनता है। इसमें देखिए, छाया संस्कृत का शब्द है, दार फारसी शब्द है, तो छाया और दार मिलके छायादार हो गया। रेल अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी का शब्द है, तो रेल और गाड़ी मिलके रेलगाड़ी हो गया। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। तो पहला जो आधार है, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर, तो उसमें पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। ठीक है। इनको मौलिक भी बोलते हैं, मौलिक या अयौगिक भी बोल सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि यह क्या है, वर्णों के सार्थक समूह हैं। वर्णों के सार्थक समूह हैं, जो खंडित होने पर, जो खंडित होने पर वर्णों में टूट जाते हैं, टूट जाते हैं।
तथा उन वर्णों का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। ठीक है। जो रूढ़ शब्द होते हैं ये वर्णों से मिलकर बनते हैं। ठीक है। उदाहरण के तौर पे कमल। ठीक है। तो वर्णों से मिलकर बनेगा। इसको लिख सकते हैं क प्लस म प्लस ल। ठीक है। तो क्या है, वर्णों का सार्थक समूह है। सार्थक समूह ही होगा, क्योंकि इसको लमक नहीं बोल सकते थे, मलक नहीं बोल सकते थे, अर्थ नहीं निकलता। तो वर्णों के सार्थक समूह हैं जो कि किस में टूट सकते हैं, वर्णों में टूट सकते हैं। और जब वर्णों में टूट जाएंगे तो इन वर्णों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। क का कोई अर्थ नहीं है, म का कोई अर्थ नहीं है, इसी तरह से ल का भी कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है। तो वर्णों में टूटेंगे, और जिन वर्णों में टूटे हैं उन वर्णों का अपना कोई सार्थक अर्थ नहीं होगा। ठीक है। दूसरा और भी हो सकता है, शहद लिख सकते हैं। शहद, स प्लस ह प्लस द। ठीक है। अब दूसरा आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द। ठीक है। इसका यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, योग धन इक। इसमें क्या है देखिए, यह वर्णों से मिलके बनेगा। अब यौगिक और योग रूढ़ क्या होंगे, वो शब्दों को शब्दों में जोड़ के बनाए जाएंगे। ठीक है। तो इसमें क्या है कि शब्दों के योग से बनते हैं, बनते हैं, तथा खंडित होने पर, तथा खंडित होने पर शब्दों में टूट जाते हैं, टूट जाते हैं, एवं खंडित शब्दों, एवं खंडित शब्दों का स्वतंत्र अर्थ होता है। ठीक है। तो किससे बनेंगे, शब्दों से बनेंगे। शब्दों से बनेंगे, और जब इनका खंड करेंगे, इनको तोड़ेंगे, तो अलग अलग शब्दों में टूट जाएंगे। और जो अलग अलग शब्द बन रहे हैं टूटने के बाद, उनका भी अर्थ होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसका उदाहरण क्या होगा? सब्जी का अलग अर्थ है, मंडी का अलग अर्थ है। ठीक है। इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? सब्जी मंडी। ठीक है। तो सब्जी मंडी कैसा शब्द है? यही यौगिक शब्द है। इसको तोड़ेंगे तो सब्जी और मंडी में टूट जाएगा। सब्जी का भी स्वतंत्र अर्थ है, मंडी का भी स्वतंत्र अर्थ है। ठीक है। उसी तरह से पुस्तक का स्वतंत्र अर्थ है, आलय का मतलब होता है घर। इन दोनों का अर्थ निकल रहा है, इन दोनों को जोड़ दिया गया तो क्या बन गया? पुस्तकालय। तो पुस्तकालय कैसा हो गया? यौगिक शब्द हो गया। इसको तोड़ने पे पुस्तक और आलय में टूट गया। पुस्तक का अर्थ अलग है, आलय का अर्थ घर हो गया, इसका भी अर्थ निकल रहा है। तो यौगिक शब्दों को तोड़ा जा सकता है और टूटने पे जो शब्द बनेंगे उसका भी अर्थ निकलेगा। ठीक है। फिर है यौगिक शब्दों की रचना। शब्दों की रचना। चार प्रकार से होती है, चार प्रकार से होती है। होती है। ठीक है। पहला हो सकता है उपसर्ग से। दूसरा हो सकता है प्रत्यय से। तीसरा हो सकता है संधि से। और चौथा हो सकता है समास से। ठीक है। ठीक है। उपसर्ग, उपसर्ग से में क्या आ जाएगा? आ उपसर्ग लगा के आजन्म हो गया, उपकार हो गया। प्रत्यय से में क्या हो गया? चोर में टा जोड़ दिया, क्या बन गया? चुट्टा। उसी तरह से झाड़ में ऊ जोड़ दिया, क्या बन गया? झाड़ू। संधि से वही पुस्तकालय हो गया, विद्यालय हो गया। मतलब विद्या प्लस आलय कर दिया तो क्या बन गया? विद्यालय। विद्यालय। समाज से जैसे कन्यादान हो गया, कन्या का दान। तो यौगिक शब्दों की रचना इन चार प्रकारों से हो सकती है।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। तीसरा आएगा योग, योग रूढ़ शब्द। ठीक है। तो इसका संधिक्षेप करेंगे तो क्या आ जाएगा, योग धन रूढ़। ठीक है। इसे रचना की दृष्टि से शब्दों का राजा भी कहा जाता है। रचना की दृष्टि से शब्दों का राजा कहा जाता है। ठीक है। इसमें क्या खासियत है कि यह दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। मिलकर बनते हैं तथा इसके कई अर्थ निकलते हैं, निकलते हैं, जिनमें केवल एक अर्थ लिया जाता है। ठीक है। उदाहरण, जल प्लस जौ। जल अलग शब्द है, जौ अलग शब्द है। ठीक है। तो इनको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, जलज। ठीक है। इसका अर्थ निकालेंगे तो क्या निकलेगा, जलज। जल में जन्मा। तो जल में कुछ भी जन्म, किसी भी चीज का जन्म हो सकता है। ठीक है। तो जैसे जलज, शैवाल, गाय जो होती है वो भी जल में जन्मती है, शैवाल जिसे बोलते हैं। ठीक है। कोई जलीय पुष्प होगा वो भी जल में जन्मेगा। बहुत सारे जलीय पुष्प होंगे। इसमें से सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही अर्थ निकल, अर्थ तो इसके कई सारे निकल रहे हैं लेकिन इसका एक ही अर्थ माना जाता है, और क्या होता है, कमल। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब हम इसको पढ़ेंगे, अर्थ निकालेंगे, तो उस अर्थ के आधार पर इसके कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, कई सारे अर्थ हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक को ही लिया जाएगा, बाकी को छोड़ दिया जाएगा।
यही क्या हो जाएगा, योग रूढ़। ठीक है। एक हो सकता है बीड़ा पाड़। बीड़ा पाड़ का अर्थ क्या हुआ, बीड़ा प्लस पाड़। तो जिसके हाथ में बीड़ा हो, तो जिसके हाथ में बीड़ा हो तो कई सारे लोग हो सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के हाथ में बीड़ा हो सकती है, तो इसके अर्थ तो कई सारे निकल रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक को ही लिया जाएगा। और क्या लिया जाता है, बीड़ा पाड़ किसे बोला जाता है, सरस्वती जी को। ठीक है। इसे कोई भी व्यक्ति ले सकता था, लेकिन इसका अर्थ एक ही अर्थ लिया जाएगा, बाकी को छोड़ दिया जाएगा। क्लियर है। आप लोग मैसेज करके एक बार बताइए, ये सारे जो मैं लिख रहा हूँ ये कौन से समास हैं। जैसे जलज हो गया, बीड़ा पाड़ी हो गया, चतुर्भुज हो गया, चक्रपाड़ी हो गया, दशानन हो गया, ये सब कौन से समास हो रहे हैं। मैसेज कीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैसेज कीजिए कि कौन से समास हैं ये सब। ठीक है। और कोई। हम्म। ठीक। सही। सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग। तो इसके ट्रिक बनाए जा सकते हैं। ठीक है। अभी आप लोगों ने सही उत्तर दिया है कि सारे के सारे उदाहरण बहुब्रीहि समास के हैं। तो इसका ट्रिक में पहला हो सकता है कि बहुब्रीहि समास के सारे उदाहरण, बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण कैसे होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण। दूसरा इसका ट्रिक है कि जितने उपनाम एवं उपाधियां होती हैं, जितने उपनाम एवं उपाधियां होती हैं, ये भी योगरूढ़ में ही आती हैं। ठीक है। जैसे यदि उपनाम की बात किया जाए, ठीक है, तो उपनाम में भारतेंदु।
अभी भारतेंदु किसी के साथ प्रयोग में किया जा सकता था, लेकिन यदि स्पेसिफिक देखेंगे तो ये भारतेंदु किसके साथ प्रयोग किया जाता है? हरिश्चंद्र के साथ। तो यह एक लेखक है जिनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसी तरह से नेताजी हैं। इस शब्द का प्रयोग भी किसी के साथ किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक अर्थ में सिर्फ एक के ही साथ प्रयोग किया जाता है, वो है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये उपनाम हो गए। उपाधियां में, उपाधियां में जैसे आ सकता है आजाद। आजाद के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? चंद्रशेखर का। तो चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, तो इसके दो ट्रिक बन सकते हैं कि बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योगरूढ़ होंगे, साथ ही साथ जितनी उपनाम एवं उपाधियां हैं ये भी क्या होती हैं? योगरूढ़ होती हैं। ठीक है, तो रूप या बनावट के आधार पर हो गया। अब दूसरा क्या है? सॉरी, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर हो गया। अब है रूप या प्रयोग के आधार पर। उसको थोड़ा सा डिटेल में देखा जाएगा। तीसरा है स्रोत या इतिहास के आधार पर। तो स्रोत या इतिहास के आधार पर क्या क्या होते थे? तत्सम और तद्भव। तो पहला देखते हैं तत्सम। अच्छा, कुछ मिनट के लिए रेस्ट लेते हैं, फिर आप लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक बार पूछ लीजिए कि किसका एक्स्ट्रा क्लास चलेगा, फिर देखते हैं। ठीक है।